वैसे तो सियासत जो है वो चलती रही और चलती रहेगी, लेकिन पिछले 6-7 महीने में एक वारदात हमें नजर आई है। सूबों में अपोजिशन और मरकज में जो पीडीएम की हुकूमत है या पीडीएम की जो पार्टीज हैं, उसमें मरकजी हैसियत आसिफ अली जरदारी ने हासिल कर ली है। इसमें तो कोई शक नहीं, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब से ये रजीम चेंज की सारी बातें हुई है सिलसिला, उसको लीड आसिफ जरदारी ने ही किया है। जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, क्योंकि पीडीएम को समझ आ गई है। कल एक जिक्र हो रहा था कि एक बड़ी तवील मुलाकात हुई है, और उसके बाद तो फिर अब बिल्कुल आज जो पसीने थे शहबाज शरीफ साहब के, वो बहुत कुछ बता रहे थे। पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि बैकडोर राब्ते जो है वो बहाल की जाएंगे। टीवी पे ना देखें आप ये क्या कह रहे हैं, टीवी पे ये कुछ और कह रहे हैं, अंदरूनी खाना कुछ और रह रहा है। मुख्तलिफ किस्म के जो सहारे थे वो अब नहीं है, अवेलेबल नहीं है। वो ना पीडीएम वो फोन करते हैं तो वो आगे से जवाब आता है कि आपको मतलूबा सर्विसेज मुयस्सर नहीं है। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मेरे साथ हैं अलीना इलियास हमारी को एंकर्स, और सदीक जान साहब हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ मेरे साथ हैं। सदीक साजिद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, वो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे। और आज मौजू फिर वही सियासत, मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। लाहौर में बहुत अहम मीटिंग परवेज़ इलाही साहब की इमरान खान साहब के साथ, उसमें जो नो कॉन्फिडेंस, जो अपोजिशन जिसकी बात करी है, यानी सूबे में जो अपोजिशन, जो मरकज़ में जिसकी हुकूमत है पीडीएम, उसके हवाले से बात हुई। लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि असम्बलियाँ डिज़ोल्व कब की जाएँ, किस तरीके से की जाएँ। मशावरत का अमल जारी है, स्पेकुलेशंस हो रही हैं, लेकिन अभी फ़ाइनल फ़ैसला जो है अगले 2-4 दिनों में हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जो मुलाकात थी उसने वो सारी जो क्या सराहियाँ थीं जो राना सनाउल्लाह साहब कर रहे थे, नून लीग का मीडिया विंग जो है वो स्ट्रेटजिक मीडिया विंग फ़हद साहब की ज़ेर क़यादत, वो जो मुख्तलिफ़ ख़बरें फेंक रहा है कि जी लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो सारी अफवाहें दम तोड़ गई जिस वक्त आज मुलाकात हुई। और उसमें परवेज़ इलाही साहब ने, मोनस इलाही साहब ने ये यकीन दिलाया इमरान खान साहब को। यकीन तो खैर खान साहब को है, गुफ्तगू हुई, आज मुशावरत थी, और बाद में ट्वीट भी किया एक मोनस इलाही ने कि असम्बली तो क्या चीज़ है, खान पर जान भी कुर्बान कर देंगे। बहुत एक ज़बरदस्त एक पॉलिटिकल मैसेज। तो इसकी तफसीलात, इसके अलावा और भी मीटिंग्स हुई हैं। मैं बहुत सारी स्पेकुलेशंस चल रही हैं इस वक्त, कहाँ कहाँ तब्दीली हो रही है, क्या तब्दीली हो रही है। वी विल नॉट गो इनटू दैट, हम अभी रेफरेन करेंगे इससे। और जो जहाँ जहाँ तब्दीली हो रही है, जब तक ऑफिशियली कोई चीज़ नहीं आएगी उस वक्त तक हम उसको टच नहीं करेंगे। सदर साहब से भी मुलाकात बड़ी तवील, और शहबाज शरीफ की भी तवील मुलाकात। लेकिन मैं आज एक फ़ंक्शन देख रहा था जो अभी थोड़ी देर पहले लाइव था टीवी पर, उसमें मैंने आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे सदर या वज़ीर-ए-आज़म किसी मुल्क में गए हों, किसी तकरीब में, किसी कॉन्फ्रेंस में, और जब वापस आएँ तो उनके एजाज़ में पाकिस्तान के अंदर तकरीब शुरू हो जाए। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने, यानी वो अनोखा काम ऐसा करते हैं कि कमाल हो जाए। और इतना उनको मैंने देखा, पसीना आया हुआ था शहबाज शरीफ साहब को, बड़े एक अल्लामा इकबाल के स्टाइल में वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश कर रहे थे। ज़ाहिर है लिखी हुई तकरीर नहीं थी, ज़ाहिर हम सोचते पंजाबी में है, फिर उसको ट्रांसलेट करके अंग्रेज़ी में बयान करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो वो मैं देखा, पसीने छूट रहे थे उनके सामने, उनके वो दरबारी भी बैठे थे, वो भी बस एक देख रहे थे। लेकिन ये पहला मैंने ये सीन देखा है कि शहबाज शरीफ साहब एक मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके आए हैं और अपनी ही तारीफ़ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, और हिना रबानी खर साहबा उनकी तारीफ़ कर रही हैं। और हमारे दोस्त हनीफ अब्बासी भी बड़ा सूट टाई लगा के बैठे हुए हैं, वैसे बड़े अच्छे लग रहे थे, और वो भी बड़े गौर से देख रहे हैं अपने कायद को। ये इस तरह की चीज़ें ये हमने पहले नहीं देखी थी जो आज हो रही हैं। लेकिन बहरहाल राब्ते हो रहे हैं। सदीक जान से हम लेंगे खबर, लेकिन उससे पहले की इजाज़त से सदीक साजिद साहब हमारे साथ हैं। सदीक साजिद साहब, ये जो आज मेरा जो मौजू है जिस पर मैं बात करूंगा ख़ुसूसी तौर पर,
वैसे तो सियासत जो है वो चलती रही और चलती रहेगी, लेकिन पिछले 6-7 महीने में एक चीज़ एक वारदात हमें नज़र आई है जो हमें पहले नज़र नहीं आ रही थी कि अपोजिशन में, यानी सूबों में अपोजिशन और मरकज़ में जो पीडीएम की हुकूमत है या पीडीएम की जो पार्टीज़ हैं, उसमें मरकज़ी हैसियत आसिफ अली जरदारी ने हासिल कर ली है। यानी पिछले 7 महीने में आप देखें, मैं पूरी वो मेरे पास टाइमलाइन है जो मैं आगे जाके दिखाऊंगा, कुछ भी फैसला इमरान खान साहब के हवाले से इन 13 जमातों ने किया है तो वो फैसला फाइनल जरदारी साहब का प्रिवेल किया है। तो वो नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे बैठे यहाँ पे लुट गए पूरे। यानी कोई अब इस वक्त लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर जरदारी ना हो तो नून लीग का तो कोई थिंक टैंक ही नहीं है, इनकी तो कोई सोच ही नहीं है, मियाँ साहब को समझ नहीं आती, शहबाज शरीफ साहब बोल नहीं सकते, मरियम हर चीज़ को नो कर देती हैं, तो फिर बिल आखिर बात आ जाती है आसिफ अली जरदारी पर और फिर उसके बाद वो जो फैसला करते हैं। तो अब नून लीग जो है वो तो अमली तौर पर लीडर लेस हो गई है। तो इन हालात में अभी कौन फैसले कर रहा है सारे? आज भी आसिफ अली जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है कि जी हम नो कॉन्फिडेंस पेश करेंगे। नून लीग का कोई लीडर नहीं रह गया बात करने के लिए, खत्म हो गई कहानी। सदीक साजिद साहब। समीर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो है ना वो आप हमारे वजीर आजम की शान में इस तरह की गुस्ताखी ना किया करें। उन्होंने थोड़ा बड़ा ही कॉन्फ्रेंस की है मौसमी तब्दीलियों के हवाले से, तो उसके एजाज में अगर तकरीब रख दी गई है तो क्यों जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान को आप जो है इस तरह हल्का ले रहे हैं? कोई ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान के लिए बड़ा उन्होंने एजाज हासिल किया है और तो वो कोई काम अगर नहीं करते नजर आते। ये तकरीब उन्होंने अपने एजाज में मुनक्कद की है और इत्तेहादी हुकूमत ने उनको खराज तहसीन पेश किया है क्योंकि उन्होंने एक फंड का जो है वो ऐलान करवाया है मौसमी तब्दीली के हवाले से। दूसरा जो सभी साहब आप बात कर रहे हैं कि इसमें तो कोई शक नहीं, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब से ये रजीम चेंज की सारी बातें हुई है सिलसिला, उसको लीड आसिफ जरदारी ने ही किया है और अब भी वो वही कर रहे हैं क्योंकि जो नून लीग है उन्होंने तो अपने जो हाथ वगैरह है वो सारे काट कूट के उन्हीं के हवाले किए हुए हैं क्योंकि नवाज शरीफ अब यहाँ पे है नहीं। अब हर लम्हे यहाँ पे सिचुएशन तब्दील हो रही है और मेरे ख्याल में वो ये भी समझ रहे हैं कि इमरान खान का अगर मुकाबला करना है तो वो शायद नवाज शरीफ या कोई और तो ना कर सके। उन्होंने आसिफ जरदारी को आगे किया है, वो इसके मुकाबले में करते क्या है आपको भी मालूम है। या तो उसमें फिर अच्छे खासे वो नोट चलते हैं और उसके बाद वो फिर और जो उनके वो तरीका वारदात है वो भी आप बेहतर तरीके से समझते हैं। अभी भी जो कुछ हो रहा है तो आसिफ जरदारी ने जो अभी एक इंटरव्यू एक टीवी को दिया है उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम अदम एतमाद लाएंगे और पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। अब ये देखे ना खैबर पख्तूनख्वा में वो किस तरह ला सकते हैं, वहां पे तो 2/3 अक्सरियत है तहरीक इंसाफ, कितने लोग तोड़ेंगे? अगर तोड़ेंगे तो इसका मतलब है नोटों की बोरियां जो है वो दोबारा चलेंगी। तो वही सिलसिला जो है वो पंजाब में भी वो कह रहे हैं जी हमारे साथ जो लोग हैं वो राब्ते में है और साथ साथ ये तमाम सिचुएशन नून लीग वालों का मैंने पहले भी आपको कहा था ना कि नून लीग का सबसे बड़ा इशू समीर साहब ये है कि उनकी जमात के अंदर कोई 1 दर्जन के करीब जो है वो सदर हैं, 1 दर्जन के करीब वजीर आजम बने हुए हैं और हर बंदा जो है वो अपने आप को वो पेश करता है, वो जो दिखाता है और सिखाता है और वही करता है कि भाई वही फैसला लगा ला के फैसला साजी में जो किरदार है वो किसी एक का भी नहीं है। तो वो चूंकि उनके मियाँ साहब बैठे हुए हैं बाहर, यहाँ पे तो वो लोग मौजूद नहीं, तो आसिफ जरदारी को उन्होंने चूंकि किया हुआ है आगे। और वो ये बात भी हकीकत है, आने वाले दिनों में ये भी चीज तय वो जो है हो जाएगी कि जो इमरान खान की हुकूमत गई थी तो वो उसके पीछे आसिफ जरदारी का जो हाथ था, जो किरदार था और आसिफ जरदारी के पीछे कौन थे, वो लोग भी सारे के सारे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के, क्योंकि वो अब एक तब्दीली हुई है उसके बाद उन लोगों के चेहरे भी खुलकर सामने आ जाएंगे। अभी भी नून लीग का इशू सबसे बड़ा यही है कि इनके पास अपनी फैसला साजी की ताकत नहीं है वजीर आजम समेत। और फिर इसी वजह से जब वो देखते, रात भी ये जाकर मिले हैं आसिफ जरदारी से, ये राना सनाउल्लाह, साद रफीक और अयाज सादक, और इशू यही था पंजाब का। क्योंकि अभी सबसे बड़ा मसला पता क्या वो ये आ रहा है समी साहब कि इमरान खान ये अपने जो है ना वो पत्ते शो नहीं करता। अब यही तो देख रहे हैं कि ये इमरान खान क्या करना चाह रहा है, कब तोड़ेगा, कब नहीं तोड़ेगा, कब सबने तहलील करेगा। वो परवेज लाई को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे। आज इन्होंने एक और भी गेम खेली जो आसिफ जरदारी की तरफ से ही है। उसने तो यहाँ तक कह दिया नून लीग वालों को रात समी साहब मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक भाई
आप मुतबादल ऑप्शन के तौर पर परवेज लाई के नाम पे भी गौर करें कि अगर वो उधर से चले जाएं तो हम उनको यहाँ पे पकड़ लें। यहाँ तक जो है वो बातें हो रही है। इसका मतलब है कि आसिफ जरदारी जो इस तरह इसको लीड कर रहे हैं और नून लीग ने सारा कुछ उन पे छोड़ा हुआ है कि आप पंजाब के हवाले से फैसला जो करेंगे, इवन कि आप वजीर आला भी अपना लाना चाहेंगे तो आप वहां पे ले आए, नून लीग आपकी सपोर्ट करेगी। ठीक हो गया। मैं बड़ी ये आपने इम्पोर्टेंट बात सदीक जान, ये चीज़ें मैं कुछ चलाना चाहता हूँ, आप इस पर बात करें कि इस वक्त जो सियासत हो रही है PDM की, वो आसिफ अली जरदारी की पॉलिटिक्स है और आगे चलकर ये पता चलेगा कि ये आसिफ अली जरदारी ने जो पॉलिटिक्स की उसका जो फॉल आउट आया, जो ज़िमनी इंतखाबात हुए पंजाब में, जो बैटल ग्राउंड था PTI और नून लीग का, पिछले 6-7 महीने की जो भी पॉलिटिक्स हुई, जो भी फैसले किए, उसने नून लीग को उड़ा के रख दिया, बिल्कुल गायब कर दिया। इमरान खान साहब ने 7 नशिस्तें ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब से जीती, कौमी असम्बली की, जहाँ खड़े हुए। सिंध की 1 सीट जरदारी साहब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ पर यह कहा पुलिस को कि कुछ भी हो जाए, बंदे मारने पड़े मर जाएं, मुझे ये सीट चाहिए। और वही हमने देखा, वो जीती हुई सीट फिर धांधली के ज़रिए मुबैना तौर पर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने हासिल की। तो जो इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है पिछले कई महीनों से, उसने जरदारी साहब का जो इमेज है वो एक ऐसे एक मैनेजर के तौर पर मज़ीद एस्टेब्लिश किया है कि वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं, माल भी सारा उन्हीं के पास है, खर्चा भी वो कर सकते हैं। उन्होंने अपने बेटे को वज़ीर ख़ारजा भी बनवाया, बाहर अमेरिका, ये वो हर तरफ उसी को उन्होंने चलाया फिराया, और शहबाज शरीफ को भी अपने हाथ में कर लिया। वो भी खबरें हैं कि नून लीग के अंदर जो ग्रुपिंग है जिसमें भी मरीम नवाज तंग होकर गई हैं बाहर, कि जरदारी ने इन लोगों पर पूरा कंट्रोल कर लिया। और जरदारी साहब बहुत बड़े मैनेजर हैं, बहुत बड़े ख़रीदार हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं। आज मियां असलम इकबाल ने कहा कि मेला मवेशियाँ लगाने के बड़े माहिर हैं। सिंध हाउस में भी उन्होंने मेला मवेशियाँ लगाया था और बड़े बड़े ताज़ा मोटे मोटे ऊंचे ऊंचे बकरे और बड़े बड़े खच्चर जो थे वो वहाँ पर उन्होंने इकट्ठे किए। और उसके बाद वो जो एक मंजरनामा छांगा मांगा में नवाज शरीफ साहब ने चलाया था, तब उस वक्त की एजेंसियों की मदद से वो हमने मंजरनामा दोबारा देखा। अब फिर सदीक साजिद साहब कह रहे हैं कि वो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से उनको इख्तियार दिया गया। परवेज़ इलाही साहब को वापस लाना तो एक नामुमकिन सी बात है नवाज शरीफ ख़ानदान के लिए PDM के रैंक्स में। वैसे पॉलिटिक्स में कोई चीज़ हरफ़ आखिर नहीं होती, लेकिन इस वक्त जो सियासत मोनस इलाही कर रहे हैं और जो परवेज़ इलाही कर रहे हैं, इनको तो पूरा इनका जवाब है। लेकिन ये बात सही है, ज़रा पीछे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये फरवरी 24, 2022 की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। जरदारी साहब गए परवेज़ इलाही के पास ही थे और जाकर उन्होंने ये कहा था कि जनाब आप चले हमारे साथ और हम आपको वज़ीर आला बनाएंगे। ये जब इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, तो उस वक्त भी जो लीड रोल था वो आसिफ अली जरदारी के पास था। फिर आप देखें, शहबाज शरीफ से मुलाकात है आसिफ जरदारी की, वो भी तस्वीर ये आपको दिखा सकते हैं हम कि ये कोशिश उन्हीं की थी। और उन्होंने फिर जब यहाँ इनसे बात की चौधरी साहबान से, फिर शरीफ ख़ानदान के पास गए और कहा कि जनाब ये नो कॉन्फिडेंस करनी चाहिए। उनको भी मिलाया, मौलाना फजलुर रहमान को भी मिलाया, राब्ता किया, फिर नवाज शरीफ से बात की। ये आपको नज़र आएगा कि ये जो सारी की सारी सियासत है, नून लीग में कोई फैसला साजी की ना कोई हिम्मत है, ना कैपेबिलिटी है, और इन मामलात में ना वो चीज़ों को सही अंदाज में चलाते हुए हमें नज़र आए। तो ये सारी की सारी कहानी जरदारी की। फिर उसके बाद सबसे आखिरी जो मरला था जिस पर बहुत स्पेकुलेशन हुई, जो पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह के तकर्रर के हवाले से जो गुफ्तगू थी, उसमें भी जरदारी साहब इधर आए इस्लामाबाद, बात हुई इनकी, शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई। इन्होंने अपना बीच में जो इनकी ख्वाहिश थी उसको करने के लिए बीच में चक्कर चलाने की कोशिश की जरदारी साहब ने। लेकिन यहाँ पर नवाज शरीफ साहब भी आपको पता है बहुत भारी पत्थर हैं, जहाँ बैठ जाते हैं तो वो भी नहीं हिलते, तो वो हिले नहीं। इसलिए ये जो आखिरी जो वार था जरदारी साहब का, वो उसको वो बर्दाश्त कर गए और उन्होंने वो नहीं करने दिया उनको। अब ये फिर आ गए हैं। अब मैं आता हूँ सदीक जान, आपके पेशेंस का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये चीज़ दिखाना, बात करना बहुत ज़रूरी थी
कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। बिल्कुल लुट गई नवाज शरीफ की सियासत, ख़त्म हो गई यहाँ पे, क्योंकि उनकी पार्टी अपना फैसला ही नहीं कर पाती। कुछ भी हो जरदारी को लेके आते हैं कि जनाब यही फैसला करेंगे सारा। मुझे ये बताइए, राब्तों की क्या आपके पास बड़ी खबर है कि जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है, क्योंकि पीडीएम को समझ आ गई है। कल एक कोई जिक्र हो रहा था कि एक बड़ी तवील मुलाकात हुई है, और उसके बाद तो फिर अब बिल्कुल आज जो पसीने थे शहबाज शरीफ साहब के, वो बहुत कुछ बता रहे थे। बिल्कुल समी साहब, आज बहुत सी खबरें, और 7 बजे के प्रोग्राम में मैंने ये बात जब कही कि पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि बैकडोर राब्ते जो हैं वो बहाल किए जाएंगे। टीवी पे ना देखें आप ये क्या कह रहे हैं, टीवी पे ये कुछ और कह रहे हैं, अंदरूनी खाना कुछ और रह रहा है। अब मैं आपको बता सकता हूँ ये कंफर्म खबर कि तहरीक इंसाफ के साथ पीडीएम का पहला बैकडोर राब्ता हो गया है। ये मैं आपको पूरे वसूख से साथ बता रहा हूँ कि पीडीएम का पहला राब्ता तहरीक इंसाफ के साथ हो गया। ब्रेकिंग स्टोरी दे रहे हैं बड़ी जबरदस्त, पहला बैकडोर राब्ता पीडीएम का, बहुत बड़ी स्टोरी सदीक जान। बिल्कुल हो सकता है दोनों डिनाई करें, लेकिन समी साहब आज की ये तारीख 1 दिसंबर है। आपके प्रोग्राम में मैं कह रहा हूँ ये तस्दीक होगी, इन्हीं में से कोई तस्दीक करेगा। पहला बैकडोर राब्ता हो गया है और तहरीक इंसाफ से कहा गया है कि हमें चंद दिन दें, 4 से 5 दिन आप दें, अभी आपने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान नहीं करना। ये कहा गया तहरीक इंसाफ को, ये पहला राब्ता हुआ है। और मेरी इतला ये है कि अगले 2 दिन में इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा की जो है वो अहम मुलाकात भी हो सकती है। और ना सिर्फ ये बैकडोर चैनल जो है वो एक्टिवेट हुआ है जो पहला राब्ता हुआ है, बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि आज या कल तहरीक इंसाफ के कुछ मरकजी कायदीन वो सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आरिफ अलवी साहब अगले 2 से 3 रोज में दोबारा बनी गाला इमरान खान साहब के पास जाएं। अगर वो अगले 2-3 दिन में इमरान खान साहब के पास जाते हैं तो फिर आप पिछले 2-3 रोज में देख लीजिएगा कि उनकी कहाँ कहाँ किस किस से मुलाकातें हुई हैं। अब मैं समी साहब आपको ये भी बता दूं कि आज जो इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ, उससे पहले परवेज खट्टर क्या करने गए थे चौधरी परवेज इलाही साहब के पास, और उधर क्या चल रहा है। देखें, चौधरी परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब का इस पर कोई इख्तलाफ नहीं, असम्बली तोड़ने पे सिर्फ तारीख के ऊपर डिस्कशन हो रही है। ये कोई इख्तलाफ नहीं है, एक राय है परवेज इलाही साहब की। वो राय ये है कि परवेज इलाही साहब ये समझते हैं कि हमें खान साहब 1 महीना और दे दें। बहुत सारी चीज़ें हमारी पाइपलाइन में हैं, कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, कुछ हमने अनाउंसमेंट की हुई हैं, उनको जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करनी है। जो हमने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए हैं, जो हम डिवीजन्स बनाने जा रहे हैं, वो हमें चीज़ें करने दें। 1 से 1.5 महीना कर दें। परवेज इलाही इमरान खान साहब कह रहे हैं कि खान साहब अगर आप मुझे 1 से 1.5 महीना दे दें, अगर नून लीग को सियासी तौर पे मैं बर्बाद ना कर दूं पंजाब में, तो फिर आप कहिएगा इलेक्शन जो है वो रमज़ान से पहले की बजाय हम रमज़ान के बाद करवा लेते हैं। ये एक राय है। दूसरा, ये भी डिस्कशन हो रही है कि दोनों असम्बलियाँ इकट्ठी तोड़ दी जाएँ, पंजाब और केपी के, या पहले फेज में जो है वो सिंध से इस्तीफे, बाकी असम्बलियों से इस्तीफे, और जो केपी की असम्बली है वो तोड़ दी जाए, पंजाब असम्बली अपने पास रखी जाए। क्योंकि ये भी एक खदशा मौजूद है कि अगर दोनों असम्बलियां तोड़ते हैं तो आपको पता है इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है, किस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां। तीसरा जो है वो ये भी मैं आपको बता सकता हूं कि जो परवेज खट्टर साहब गए थे परवेज इलाही साहब के पास, काफ लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो अगले इलेक्शन के हवाले से भी बातचीत का आगाज हो गया है कि अगला इलेक्शन किस तरह से लड़ा जाएगा, तहरीक इंसाफ कितनी सीटें देगी काफ लीग को। आया काफ लीग के जो चौधरी परवेज इलाही और मुनीर इस्लाही साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मुस्तकबिल का लायामल। लेकिन क्योंकि वक्त एक ब्रेक का है, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सियासत पर बात हो रही है। ब्रेक पर जाने से पहले सदीक जान बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहे थे, और वो गुफ्तगू थी कि मुस्तकबिल में इंतखाबात के वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब और पीटीआई के बीच में क्या ताउन होगा, क्या उस वक्त सूरत हाल होगी। जो मुझे मेरे ज़राए बता रहे, मैं पहले शेयर कर देता हूँ। इस बात का बहुत कवी इम्कान है कि मुनीर इलाही साहब ने जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है तहरीक इंसाफ के साथ, कि वो बाकायदा पीटीआई के प्लेटफॉर्म पर आएँ, और जो पीटीआई की मेन लीडरशिप है, क्योंकि इस वक्त मुनीर इलाही का शुमार उनमें होता है, और जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो ही इज़ आल्सो माइंडफुल ऑफ दैट। तो ये जो अलायंस है ये मुस्तकिल मर्जर में भी तब्दील हो सकता है। लेकिन सदीक जान, आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे ना, प्लीज़ कंटिन्यू। जी बिल्कुल इस पे बातचीत जारी है। देखें समी साहब, आज से 1-1.5 माह पहले हमारी मुलाकात हुई थी मुनीर इलाही साहब के साथ। उनसे सवाल किया गया था कि अगला इलेक्शन आप अलग टिकट पे लड़ेंगे या बल्ले के टिकट पे भी आप लड़ सकते हैं, बल्ले के निशान पे भी लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा सियासत में कोई चीज़ भी हरफ आखिर नहीं होती, ये जब वक्त आएगा तो हम देख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखें इस वक्त समी इब्राहिम साहब, अगर आप देखें, एक तरफ मुनीर इलाही हैं पीटीआई के साथ आए, उनका सियासी कद काट देख लें, दूसरी तरफ आप देख लें उन शख्सियात का
जो जिनके बारे में तासुर था कि इमरान खान अगर इतना पॉपुलर है तो इनकी वजह से है। वो थे जहांगीर तरीन साहब, वो थे अलीम खान साहब, वो थे चौधरी सरवर साहब। आज कहाँ हैं तीनों शख्सियात? अलीम खान साहब के आप देख लें कितना उन्होंने पैसा लगाया। वो एक ही सीट 17 जुलाई को वाहिद उनकी सीट थी MPA के ऊपर जहाँ पे लोटा नहीं खड़ा हुआ था, नून लीग का नजरियाती कारकुन खड़ा हुआ था जो पहले लड़ता था। अरबों रुपए लगाए, सब कुछ किया, सब ने सपोर्ट किया, ऊपर MN MP सारे एक ही बंदे को सपोर्ट कर रहे थे, फिर भी वो हार गया था। तो इस वक्त दूसरे मुनीर सलाई हैं, मुनीर सलाई साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेरी तहरीक इंसाफ के लोगों से बातचीत हुई। वो कहते हैं उस्मान गुजार साहब के 3.5 साल दौर में जो जायज़ काम नहीं करवा सके थे ब्यूरोक्रेसी से, हम जो जायज़ काम थे, जो होने चाहिए थे डॉक्टर्स के हवाले से दीगर इशूज़, मुनीर सलाई साहब ने चंद हफ्तों में करवा दिए। तो PTI का वर्किंग रिलेशन मुनीर सलाई साहब के साथ बहुत आइडियल है। और मैं एक ऐड कर दूं, जी सर, कल भी मैंने ये बात कही थी कि देखें जर्नलिस्ट जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, पिंडी में मीडिया टाउन फेज़ 2 उन्होंने मंजूरी दे के कहा कि ये 3 दिन के अंदर अंदर मुझे जगह, उन्होंने कहा राना ताहिर साहब को और अनवर रज़ा साहब को कि आप ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलके जगह आप मुझे उसको वो पॉइंट आउट करें और एक ही दिन में मैं वो जो उसके हकूक जो है ना मालिकाना वो मैं दूं पिंडी मीडिया टाउन को, और उसके आप प्लाटों को डेवलप करें और लोगों को दें। फिर सिर्फ यहीं पे नहीं, लाहौर का इशू, उसके बाद फैसलाबाद, मुल्तान, जर्नलिस्टों की कानूनी साफियाँ, तो जिस शोबे में भी कल मैंने तो देखा फंक्शनिंग वो जिस तरह से कर रहे थे, वो उनका यानी वो कहते थे ये जो फाइल आ गई है इस पर डन करके उठें आप जो भी है, आज इसका फैसला होना है। तो आई एग्री व्हाट यू आर सेइंग। बिल्कुल, देखें समीर इब्राहिम साहब, जो मुनीर सलाई साहब है ना, इस वक्त उनका शुमार नेशनल लेवल की लीडरशिप में होता है। मुझे बताएं चौधरी शुजात साहब के साहबजाद खान कहाँ हैं? उनका बेटा कहाँ पे है? ओहदा मिला हुआ है ना, वजारत मिली हुई है, सारी चीज़ें भी उनकी हो रही हैं, हर चीज़ हो रही है कहाँ पे? मीडिया पे कहाँ पे हैं? उनकी स्टैंडिंग कहाँ पे है? मुनीर सलाई को देख लें वो क्या। तो देखें परवेज लाई साहब किसी सूरत में नून लीग के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे फ्यूचर जो है सियासत का चौधरी फैमिली में वो मुनीर सलाई के वो जो उनके जरदारी साहब के जो नीले ख्वाब हैं जो वो दिखा रहे हैं। अच्छा जी सदीक साजिद साहब, अब ये बताइए कि ये नो कॉन्फिडेंस कैसे कर लेंगे, वोट कहाँ से आ जाएंगे, ये क्या ये बोल रहे हैं? मुझे आप हमें थोड़ी सी ज़रा विजडम दें इस हवाले से, आप तो उनसे मिलते रहते हैं नून लीग के लोगों से। जी इसी वजह से तो इन्होंने ये सारा मामला छोड़ा है असफ जरदारी के ऊपर। वो वोट भी लाएंगे और नोट भी लाएंगे, आजकल तो वो ज्यादा काम यही चलता है ना, तो वो इसके ऊपर जो है वो ज्यादातर काम कर रहे हैं। लेकिन ये अभी जिस तरह कोई चीजें अभी फाइनल होना है इसी तरह हो सकता है, क्योंकि अभी खुद भी नून लीग वाले वाजे नहीं है कि ये अदम एतमाद कब लानी है। ये भी इंतजार कर रहे हैं कि हुकूमत क्या फैसला करती है, यानी कि पंजाब की हुकूमत क्या फैसला करती है। उसके बाद ही इन्होंने जो है वो आसफ जरदारी, क्योंकि आसफ जरदारी ने कहा था कि फिर जो फैसला मैं करूंगा वो फैसला आपको मानना होगा। तो रात ये गारंटी देकर आए हैं तीनों, साद रफीक, याद सादक और राना सनाउल्लाह। उन्होंने कहा जी ठीक है, आपका जो आप फैसला करेंगे हम उसकी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट जो है वो करेंगे। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इसका फायदा आसफ जरदारी सियासी तौर पे उठा रहा है। जो आपने बात की कि ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने पंजाब से नशिस्त जो है वो जीती, मुल्तान वाली जैसे भी जीती, लेकिन वो पीपल्स पार्टी की थी नशिस्ती। नून लीग हमें मुकम्मल तौर पर वहां पे नजर नहीं आई। तो इस वजह से जरदारी की जो अगर वो इस तरह की कोई गेम करने जा रहा है तो अपना सियासी फायदा पहले देखेगा, नून लीग का फायदा जो है वो कतई तौर पर नहीं देखेगा। तहरीक में तमाम मौजूदा सूरत हाल में तो पंजाब खैबर पख्तूनख्वा क्या पंजाब में भी जो है वो कामयाबी होती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि अभी तक तो आप खुद ही देख लें, आप लोग खुद भी कह रहे हैं कि जितने भी MPAs हैं वो सारे के सारे उसी तरह इन टच है इमरान खान के साथ और उनके साथ खड़े हुए हैं। तो जरदारी साहब किसको तोड़ेंगे? अगर किसी को तोड़ेंगे तो ज़ाहिर है वो बंदा फिर नजर आ जाएगा, या इस तरह का कोई चांगा मांगा या सिंध हाउस वाला ड्रामा पंजाब में अगर लगाएंगे तो फिर जो कोर्ट्स के जो डिसीजन है, जो सुप्रीम कोर्ट का है कि वो अगर वोट किस तौर पर डाला जाएगा, कैसे डाला जाएगा, उसकी भी एक तो बहुत बड़ी रुकावट बनेगी। हाँ, लोगों को गायब कर दें किसी तरीके से, वो एक हो सकता है। लेकिन सदीक साजिद, ये बेशक गायब करेंगे तो अगर नो कॉन्फिडेंस है तो वोट तो लाना इनका काम है ना, तो वोट इनके पास है ही नहीं तो लाएंगे कहां से? क्योंकि जो PTI के लोग हैं, जो काफ के लोग हैं, उनके तो वोट काउंट नहीं हो सकते। ये तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। मैं जरा क्योंकि ब्रेक पर जाना है, मैं आपसे ब्रेक के बाद सवाल करता हूं। अलीना, ये मरियम साहबा को नजर नहीं आ रहा कि हमारी सियासत ही खत्म हो गई है और जरदारी जो है फैसले कर रहा है, या चाचू शहबाज हैं या जरदारी है, और वो
कैसे एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ उन्होंने? पिछले 2 से 3 दिन से एक स्टोरी कर रहे हैं कि मरियम साहिबा को शायद जो है वो सदारत मिल जाए। आई थिंक वो इस वजह से भी खामोश है, देखना चाह रही हैं और फिर जाके वो अपने जो भी उन्होंने फैसले लेने हैं। डेफिनेटली सी बात है, जब वो यहाँ से लंदन गई थी तो उन्होंने उस वक्त वहाँ जाते ही सबसे पहले अपनी मीडिया टीम्स बनाई थी और वहाँ पर जाके चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। वहाँ पर बैठ के भी वो यहाँ का एनालिसिस ले रही है। लेकिन अभी जो एक सदीक जान ने बात की है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें पता है कि पीटीआई की तरफ से हमेशा एक बात की गई है कि अगर ये आप इलेक्शंस की बात करेंगे तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है ये 2 चीज़ें तो क्लियर है और उनकी तरफ से भी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कि नवाज शरीफ साहब की वापसी। तो इसका मतलब है कोई ना कोई सदीक जान साहब कोई गिव एंड टेक वाली चीज़ें भी होंगी इसमें फिर इस हिसाब। अच्छा, ये बड़ा अहम है। मैं सदीक साजिद से भी आपका सवाल सदीक जान साहब से, लेकिन एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो ये जवाबात लेते हैं। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। सियासी सूरत हाल जी। सदीक साजिद साहब, पहले आप जवाब दे दें, अलीना का सवाल था। सदीक साजिद साहब मुझे सुन रहे हैं? लगता है घर के नज़दीक पहुंच गए, टेलीफोन पर थे और शायद फिर घर वालों ने उन्हें उचक लिया। जी सदीक जान साहब, आप बताइए। आप सवाल दोहरा दें, ब्रेक में इतनी बातें हुई कि मुझे सवाल मेरा ये था कि बेसिकली अब जैसे आपने स्टोरी दिया, ब्रेकिंग स्टोरी आपकी, कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। हम सबको पता है कि खान साहब ने कहा था मैं इनसे तब मुज़ाकरात करूंगा कि जब इलेक्शंस की बात होगी, और उधर से जो बात आ रही थी वो ये आ रही थी कि भाई हम जो हैं वो देखेंगे कि किस तरीके से हमने इनको लेकर चलना है। सो ये कि कितने के पैसे लगाएंगे जरदारी साहब के जो पीटीआई के या काफ लीग के एमपीएस जो हैं उनको गायब कर दें, और अगर इत्तेमाद का वोट गवर्नर साहब कहें तो वो इधर हो जाए, क्योंकि वो कुड़की लेके आए हैं। तो कितने का आपको लगता है कि कोई होएगा, कोई रेट जो फंसेगा? और वो नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे गिव एंड टेक में? अच्छा, नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो हम मेरे ख्याल है इस पे स्टोरी करनी चाहिए, वो बड़ी लंबी उसकी तफसीलात हैं। लेकिन जो आपने बात की ना, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब अगर ये अप्रैल मई के इलेक्शन का कहते हैं तो खान साहब जो है वो मान जाएंगे। मेरी असेसमेंट है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरी बात किसी से नहीं हुई। अगर क्योंकि ये बात तो नज़र 100% आ रही है कि कोई रास्ता नहीं है। आप मुझे बताएं, पहले दिन उन्होंने क्या कहा था? पहले दिन नून लीग ने कहा था आज ही हम अदम एतमाद जमा करा रहे हैं। उसी दिन जिस दिन खान साहब ने 26 को ऐलान किया था, कहाँ है वो तहरीक अदम एतमाद? तहरीक अदम एतमाद भाई ये 50 बंदे तोड़ लें जरदारी साहब, वोट ही उनका काउंट नहीं होना। तहरीक अगर गवर्नर कहता है एतमाद का वोट लेने का चौधरी परवेज लाई साहब को, जो एमपीए नहीं उनका एतमाद का वोट देगा वो डी-सीट हो जाएगा। और पहले जो लोटे बने हैं उनका आपने सियासी असर देख लिया क्या हुआ है। नून लीग कह रही है हमने गलत किया इन लोटों को टिकट देके, यानी उनको ना टिकट पीटीआई से मिलेगा, नून लीग वो सियासी तौर पर बर्बाद हो जाएंगे। फिर उसके बाद ना इनके पास गवर्नर राज, ना तहरीक एतमाद, ना एतमाद का वोट लेने का, इनके पास कोई एक भी ऑप्शन नहीं है सिवाय इलेक्शन में जाने का। इसलिए उन्होंने तहरीक इंसाफ से रब्ता किया है कि मिल बैठकर बात करते हैं। और अब पीडीएम के अंदर ये बात हो रही है कि मई में इलेक्शन में चले जाए। और मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब को कुछ उनके करीबी लोग कह रहे हैं, खान साहब मामला जाने दें मई तक। जितना पैसा 14-15 अरब डॉलर का फर्क आ रहा है, कहां से आएगा वो 14-15 अरब डॉलर? ये तो अपने बोझ से गिरने वाले हैं, ये तो अपने बोझ से गिरने वाले हैं। और आखिरी बात, समी इब्राहिम साहब एक जगह पे थे, समी इब्राहिम साहब से एक हुकूमती आम शख्सियत ने क्या कहा था कि मैंने अपनी पार्टी में कहा है जितने जल्दी हो सकता है इलेक्शन में चले जाओ, शायद तुम्हें कम मार पड़े, जितना वक्त गुजारते जाओगे तुम्हें ज्यादा मार पड़ेगी। अच्छा जी, सदीक साजिद साहब ये बयान फरमाएं कि ये क्या नून लीग की सोच है कि जरदारी साहब 15 एमपीएस को पता नहीं 10-10 करोड़ या 20-20 करोड़ दे के कहें कि जी आपने इत्तेमाद का वोट जब गवर्नर कहेगा तो आपने नहीं जाना। तो ये क्या समझते हैं कि अभी हमजा शहबाज की हुकूमत है और वहाँ पर इनके वो अपने बिलाल कमयाना साहब सीसीपीओ लगे हुए हैं, अब तो डोगर साहब सीसीपीओ हैं और परवेज लाई साहब की हुकूमत है। 15 ये उठाएंगे तो वो 30 उठा लेंगे। तो ये क्या कहाँ ले जाना चाहते हैं जरदारी साहब? ये बातें हैं ऐसी हैं, वो उठाने ढूंढने वाली बात तो जो है वो बिल्कुल नहीं है। असल में इशू वही है इलेक्शन का। ये मैं आपको बता दूं, मेन चीज जो है वो जिस चीज के ऊपर बात अड़ी हुई है। और दूसरी बात ये है कि अब ये मुख्तलिफ किस्म के जो सहारे थे वो अब नहीं है, अवेलेबल नहीं है। वो ना पीडीएम वो फोन करते हैं तो वो आगे से जवाब आता है कि आपको मतलूबा सर्विसेज मुयस्सर नहीं है। बिल्कुल वो मैं आपको मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। उसके हवाले से बहुत अहम और टफ फैसला जो है वो उन्होंने कर लिया है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये यहाँ पे मैं सदीक जान की इस बात से इख्तलाफ करूंगा कि कोई मई जून में जो है इलेक्शन करवाने के बिल्कुल इसके ऊपर तैयार नहीं है ये पीडीएम वाले, क्योंकि उनको पता है कि इनका सफाया हो जाना है। ये तो बल्कि अगले 6 महीने अगस्त सितंबर में नहीं होएगा। यस जी, अगस्त सितंबर में नहीं होएगा। अगर अक्टूबर में होया तो सफाया तो फिर भी होना है। वो देखिए मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूं ना।
मैं तो आप एज ए जर्नलिस्ट आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ जो ये सोच रहे हैं। ठीक है, वो होगा या नहीं होगा वो तो आपके पास, लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि ये यहाँ तक सोच रहे हैं कि 6 महीने मजीद जो है वो एक आर्मी का बहाना बनाकर माशी इमरजेंसी लगवाकर जो है वो 6 महीने मजीद भी हासिल करें, क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं है ना। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, मई में हो या सितंबर अक्टूबर में हो, वो इनका जब वो मुख्तलिफ जो किस्म के सर्वे आते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी की सारी सामने आती है। तो इस वजह से ये मैं बात कर रहा हूँ कि इनका कोई इरादा नहीं है। आज भी मैं 2 वजीरों से मिला, उन्होंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं था, हमने मरना है कि मई में कराएं इलेक्शन या जून में करवाएं। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा बजट देंगे कि जिस बजट से हमें जो है फायदा हो, और इसी वजह से वो ये भी चाह रहे हैं, उनका जा रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं बजट ऐसा देंगे जिससे उनको फायदा हो। तो फायदे और कितने चुकने ने उन्होंने अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी भी ये जो SDGs के नाम के ऊपर, ये जो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट गोल्स है, इसके नाम के ऊपर खामोशी के साथ, और इसमें वारदात बड़ी पीपल्स पार्टी वालों की शामिल है, खामोशी के साथ किसी MNA को 15 करोड़ दिए जा रहे हैं, किसी को 35, किसी को 50 करोड़ रुपया। वैसे तो कहते हैं जी हमारे पास डेवलपमेंट के फंड्स नहीं है, लेकिन ये खामोशी के साथ लोगों को SDGs के नाम के ऊपर जो है वो पैसे जो है वो दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत कम हुई, तो बजाय इसके अवाम को फायदा देते इन्होंने फंड्स जमा किए हैं, और अब ये सारे MNAs को दे रहे हैं ताकि वो पूरा माल अपना खर्च करें और इनको वोट्स दें। तो फिर ये इस तरीके से पैसे इन्होंने गरीब लोगों का खून करके पैसे इकट्ठे किए हैं सदीक साजिद साहब। और इसमें सबसे बड़ा फायदा भी पीपल्स पार्टी वाले ले रहे हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, नौकरियां हो, डेवलपमेंट फंड्स हो, उनके काम भी होते हैं, वो उनका तरीका भी आता है, और ये तो किसी का काम करते नहीं, तो मिलते भी नहीं किसी को ये नॉन लीग वाले। ये तो हम पार्लियामेंट जाएं तो पहले गेट नंबर 2 से आते थे, अब खामोशी से 5 नंबर गेट से आते, ताकि कोई इनकी कोई शक्ल ना देख रही, किसी के कोई काम ना आ जाए। वहां पे जो वोटर्स आते हैं अपने लोग मिलने के लिए, उनसे ये मिलते नहीं है, तो वो वहां से, तो इसी वजह से इनको पता है, क्योंकि इनका काम तो इन्होंने कोई किए नहीं। पंजाब में जो सूरत हाल है वो इनके सामने है, तो इस वजह से ये तो कोशिश करेंगे कि इलेक्शन जब ये अगस्त में असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी कर लें, उसके 3 माह बाद भी ना हो, हालात इस किस्म के बना दिए जाए। क्योंकि ये अयाज सादक बात कर चुका है, मीडिया पे बात कर चुका है कि भाई हम 6 महीने इसको मजीद जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि अगर इमरान खान मुसलसल दबाव बढ़ाता गया, या फिर पंजाब असम्बली तहलील वाकई कर दी गई, या महीने बाद भी अगर तहलील कर दी गई, तो इनके पास फिर चाराकार नहीं होगा, या तो फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान जो है वो पैदा होगा कि जनाब सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो किसी और डेट को हो रहे हैं, कौमी असम्बली के जो है वो उस तरह चल रहे हैं। क्योंकि ये अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं इन असम्बलियों की तहलील होने की जरूरत में, उसका रिजल्ट तो आपके सामने है, वो तो फिर आकर बैठ जाएगा, वो फिर 5 साल के लिए आकर बैठ जाएगा। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम आपने बात की सदीक जान, आपका भी, अलीना आपका भी। नाज़रीन, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात, अल्लाह निगहबान। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।